नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से एकदम नहीं मिलता है, एकदम अलग है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से एकदम नहीं मिलेगा, एकदम अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, रात में क्लास लेंगे। चलिए, ठीक। आइए कुछ टॉपिक जान लेते हैं, और इसको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, थ्योरी जो लिखना होगा हम लिख के यहाँ पर स्लाइड पे बताते चलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे पढ़ाने से क्या होगा, आपकी भी टाइम की बचत होगी, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे सकेंगे प्रैक्टिकली तौर पर, क्योंकि ये फील्ड वाली चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है ना, फील्ड वाली चीजें हैं, कितना ज्यादा आपको जानकारी दे दे, ठीक है। ताकि आपको जो है कहीं भी जाओ आप, तो जॉब के लिए भी आप एकदम एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। हमें पता है कि कुछ चीजें आप तो रट ही लोगे, ठीक, समझ भी जाओगे, लिख भी लोगे अच्छे से, इसमें ये थ्योरी पूरा है, तो समझते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। और जो भी लिखना होगा बताना होगा तो हम यहाँ पे लिख के पढ़ाएंगे, क्योंकि टोटल थ्योरी है तो इसको लिखने में टाइम व्यतीत नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ये, और गोचू मोचू करके पढ़ाने वाला सिस्टम तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको इसको याद करना होगा, एक एक लाइन पे आपको क्लियर हो गया होगा तो याद हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो हिंदी होती है, निर्माण प्रबंधन। क्या? निर्माण प्रबंधन। निर्माण प्रबंधन आखिर है क्या? देखिए, निर्माण प्रबंधन क्या है कि कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है वो कैसे उसको हम लोग मैनेज करें, कैसे मैनेज करें कि ताकि हमारा क्या हो, कार्य अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हो सके, और साथ ही साथ मितव्ययी भी रहे, इकोनॉमिकल भी हो। ऐसा नहीं है कि अच्छे ढंग से कर दो और पैसे बहुत अधिक लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। अच्छे ढंग से कार्य को करना है, और साथ ही साथ क्या हो कि वो मितव्ययी हो, खर्चे भी कम लगे। अब ये नहीं करो कि उसमें कटौती कर दो, काम भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो निर्माण कार्य को सही तथा मितव्ययी ढंग पर करने के लिए कुशल निर्माण प्रबंधक का होना अति आवश्यक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर का भी एक होना बहुत जरूरी है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन मैनेज वर्क किया जाता है ना, उसमें एक मैनेजर भी रखा जाता है, या फिर एक कोई इंजीनियर होगा, उसी को मैनेजर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है कि भाई तुम साइट इंजीनियर हो, तुम अपना काम देखो, ठीक है, सही ढंग से हो और थोड़ा इकोनॉमिकली भी रहे, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्माण प्रबंधक, कंस्ट्रक्शन मैनेजर को क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। निर्माण प्रबंधन में एक डिग्री छात्रों को एक निर्माण परियोजना के सभी ऑन साइट जिम्मेदारी को लेने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करती है। तो यहां पर देखिए, निर्माण प्रबंधन में क्या हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, इसमें एक डिग्री धारक छात्रों की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, उसी को यहाँ कार्य सौंपा जाता है, ताकि वो कोई भी साइट का कार्य है उसको संभाल ले, और वो क्या करेगा, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे संभाले, और नहीं अगर संभाल पा रहा है तो वहां पहले ट्रेनिंग ले ले, और थोड़ा सा कुशल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो, तभी देखिए कहीं पर भी वैकेंसी आती है ना कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर की, तो फ्रेशर पे नहीं आती है, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत जानकारी तो होना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं प्राइवेट में छोटा मोटा काम करे होना चाहिए, तभी अच्छी कंपनियां लेती हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है कि कुशल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, आगे देखेंगे, एक निर्माण प्रबंधक के रूप में आपके पास कुछ जिम्मेदारियां शामिल हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं? जब आप एक क्या बनोगे, एक मैनेजर बनोगे, या फिर साइट इंजीनियर आप बनोगे, ठीक, वही एक मैनेजर होता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, साइट इंजीनियर ही। तो वो उसके पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जिम्मेदारी होगी, बजट। बजट, ध्यान रहे, बजट, परियोजना व्यय और निर्माण श्रमिकों का प्रबंधन करना। पहला चीज क्या उसकी जिम्मेदारी है कि जो खर्च आ रहा है, जो पैसे लग रहे हैं प्रोजेक्ट पर, परियोजना के मतलब प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पर पैसे लग रहे हैं, उस पर कितना बजट आ रहा है, डेली खर्च हो रहा है, उसको ध्यान में रखना है। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर हैं, उनका व्यवस्था करना है पैसे से। भाई आज अगर 100 लेबर की आवश्यकता है तो 100 हो पहुंच जानी चाहिए, अगर 200 की आवश्यकता है 200 पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। ठीक। दूसरा क्या जिम्मेदारी है, दूसरा है यहां पर जिम्मेदारी कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना। जो देखिए, साइट इंजीनियर का काम केवल कंस्ट्रक्शन ही कराना नहीं होता है, यहां पर जो आर्किटेक्चर होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, वो उस मैप को बना देते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल के मैप को बनाकर आर्किटेक्ट दे देगा। सिविल इंजीनियर उसका काम क्या करेगा, लोड वोड चेक कर लेगा अच्छा खासा। कुछ विशेषज्ञ होंगे वो भी अपना जो चेक करना होगा चेक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं वो लोग चेक करके दे दें, नहीं, इनको भी उसमें थोड़ा सा सहयोग करना है कि सीख भाई तभी जानकारी लेंगे ना कि कैसे कैसे कार्य को कराना पड़ेगा। तो वहां पर जाकर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहयोग भी देना पड़ेगा, और ताकि खुद भी सीख जाए और वहां पर जो वर्क है उसको जान भी लें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हेल्प कराना पड़ेगा। परियोजना की स्थिति पर ग्राहकों की जानकारी देना। अब देखिए क्या है ना कि सपोज दैट हम क्या हैं, हम कस्टमर हैं, हम क्या हैं, कस्टमर हैं। ठीक है। और कोई कंपनी है, जो कंपनी में क्या है, कोई साइट इंजीनियर होगा, जो कि ये क्या है, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा, वो साइट इंजीनियर होगा। हमारा हॉस्पिटल बनना है या हमारा कॉलेज बनना है, हम किसी कंपनी को क्या किए, अपना कंस्ट्रक्शन जो काम है वो दे दिए, टेंडर निकालकर उसको दे दिए, वो काम करवाएगा। उसका साइट इंजीनियर होगा, जो ये मैनेजर है। ठीक है, वो काम देखेगा, तो उसकी स्थिति के बारे में हमको क्या करे, जानकारी दे टाइम टू टाइम कि हाँ सर आज एक फ्लोर बन गया है, आज छत ढलाई हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो हमें उसकी स्थिति के बारे में क्या करे, ग्राहकों को जानकारी देते रहे प्रोजेक्ट की स्थिति पर। देरी देरी सुरक्षा चिंताओं, बिना समय सीमा के मुद्दों से निपटाना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट पर थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, कुछ सुरक्षा संबंधित बातें हो जाती हैं, नहीं सेफ्टी है, कहीं एक्सीडेंट कुछ हो गया। ठीक है, तो इन सब पे बिना समय सीमा के मुद्दों से फटाफट इसको निपटा देना है उनको। ऐसा नहीं कि टाइम लगाए रहे, नहीं, फटाफट उस पर एक्शन लेना है, क्या करना है और डिसीजन लेकर तुरंत क्लियर करें। छोटे ठेकेदारों को किराए पर लेना और उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना। तो जो छोटे ठेकेदार होते, देखिए कभी कभी क्या होती है ना, बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे इसके एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, छोटे ठेकेदारों को किराए पर लेना और उनकी गतिविधियों को पर्यवेक्षण करना। देखिए जैसे क्या है, एल&टी कंपनी जो है, आप देखे होंगे कहीं कहीं पर प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, एल&टी कंपनी जो है, एल&टी कंपनी क्या करती, बड़े प्रोजेक्ट ले लेती है। जैसे कहीं मेट्रो बनाना हुआ तो मेट्रो प्रोजेक्ट एल&टी ले ली बनाने के लिए, या बहुत बड़ा हाईवे बनाना है तो ले ली बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए हाईवे लिया है बनाने के लिए एल&टी, तो क्या करता है कि इसकी एक छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, कई छोटी छोटी कंपनियां इससे अटैच रहती हैं। क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां अटैच रहेंगी। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट लेकर छोटी छोटी कंपनियों क्या करता है, काम को दे देता है। बोलेगा तुम नाली बना लो बच्चे, मतलब एक कंपनी बोलेगा तुम नाली पूरा बना दो, एक बोलेगा तुम क्या करो कि प्रीकास्टिंग वाला काम कर लो, प्रीकास्ट वाला काम कर दो, और एक को बोलेगा ठीक है तुम खुदाई वाला काम करो। तो अलग अलग कंपनियों को अलग अलग कार्य दे देता है। तो ये क्या है, ये छोटे ठेकेदार हो जाते हैं। तो इनमें जो साइट इंजीनियर है एल&टी में, उनका काम क्या है कि इन सबसे जो है थोड़ा बहुत क्या करे, जानकारी इकट्ठा करता रहे, कि उनकी गतिविधियों को जानकारी लेता रहे जानकारी, कि क्या वो कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बड़े ठेकेदार भी क्या करते हैं, छोटे ठेकेदारों पर भी काम दे देते हैं। ठीक है, इकट्ठा काम लेके। तो एल&टी एक तरह से क्या है, कंपनी ही है, तो उसके अंदर भी क्या होंगे, इंजीनियर ही होंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को परेशानी, किसी को समस्या, कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पर साइट इंजीनियर जो है उसका क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारी है। समझ में आया? एल&टी में कोई इंटरव्यू नहीं देने जाता है, रियली बताएं आपको, बहुत रेयर ही केस होता है कोई मेन एल&टी कंपनी तक पहुंच पाता है। उसकी जो सब कंपनियां होती हैं ना, जो एक छोटी वाली, वहीं तक लोग पहुंच पाते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि एल&टी ऐसी कंपनी है, बड़ी कंपनी, कि जिसमें 15 से 20 साल अनुभवी इंजीनियर होते हैं। वो लेगा भी तो 15-20 साल अनुभवी लेगा, छोटे फ्रेशर को नहीं लेता है वो आप उसकी जो सब कंपनियां होती हैं वो एल&टी ही मेन, उनकी देखोगे तो मेन, आप पेमेंट जब होगा ना सैलरी पर, तो वो छोटी कंपनी का नाम रहेगा, बाकी वो एल&टी ही रहेगा सब कुछ। ठीक है, असली चीजों को समझिए। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर जुगाड़ लगाओ जाने के लिए। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग मैनेजमेंट में क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या
उद्देश्य है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला, सबसे पहला वर्ग क्या है, परियोजना का आयोजन व्यवहारिक ढंग पर किया जा सके। जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्लानिंग है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन करवाना है प्रोजेक्ट का, तो वो व्यवहारिक ढंग से मतलब इजी तरीके से हो सके, और जहां जहां पर जरूरत पड़े, जो भी इक्विपमेंट लेना हो, कोई मटेरियल मंगाना हो, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। तो व्यवहारिक ढंग से पर क्या किया जा सके, उसकी प्लानिंग, आयोजन का मतलब है प्लानिंग। तो किसी भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग जो है व्यवहारिक ढंग पर क्या हो, किया जा सके। दूसरा क्या है, परियोजना मितव्ययी सिद्ध हो और एस्टिमेट के भीतर संपन्न किया जा सके। सिविल इंजीनियर का यही काम है, या सिविल इंजीनियरिंग का यही वर्क है कि जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अगर 5 लाख का है, प्रोजेक्ट अगर 5 लाख का है, तो 5 ही लाख के अंदर क्या हो, कोशिश यही हो कंप्लीट हो जाए। भाई अगर 5 लाख की एस्टिमेटिंग की गई है, फोरकास्टिंग की गई है, तो बढ़ा चढ़ाकर ही थोड़ा पैसा दिया गया होगा, ऐसा नहीं कि कमती दिया गया होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐड रहता है ना। तो उसके अंदर क्या करना है, कार्य को पूरा कर लेना है। तो मितव्ययी होगा तभी कार्य पूरा हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो वो मितव्ययी नहीं होगा। तो एस्टिमेट के भीतर फिर कार्य संपन्न नहीं किया जा सकेगा। जो एस्टिमेट बनाया गया है उसके भीतर कार्य को संपन्न कराना है। ठीक है। तीसरा क्या है, निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। अब ये जो इंजीनियर है ना, ये बीच बीच में चेक भी करता रहता है, अच्छे तरीके से काम कराए, उसको पता है क्या क्वालिटी आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी क्वालिटी जो है ना थोड़ा सा बरकरार रहेगी। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, नहीं तो पता चला कहीं फेल्योर हो जा रहा है, कहीं क्रैक डेवलप हो जा रहा है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ठीक। निर्माण समय के भीतर पूर्ण हो जाए, निर्माण जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है ना, वो टाइम से पूरा हो जाए। अगर इंजीनियर नहीं रहेगा तो टाइम से पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो 10 साल 15 साल ऐसे लग जाएगा, यहाँ पर एक एक साल 6 6 महीने में काम पूरा हो जाता है। ठीक है। निर्माण कार्य आधुनिक निर्माण विधियों द्वारा संपन्न किया जा सके। देखिए पहले जब लोग उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतनी इंजीनियरिंग नहीं थी, तब ऐसे नॉर्मली वर्कर यूज करते तो टाइम भी लगता था, और कार्य में भी तेजी नहीं रहती थी, फिनिशिंग भी नहीं रहती थी। आज के टाइम पर क्या है ना, अलग अलग तरीके की इक्विपमेंट आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक निर्माण विधियां हैं, जो मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो क्या है, आधुनिक टेक्नोलॉजी मॉडर्न, तो उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कार्य को पूरा कर सकते हैं। विभिन्न वर्गों में उचित समन्वय स्थापित रहे। तो देखिए विभिन्न वर्गों में मतलब क्या है, अब आप पढ़े लिखे नहीं है, आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन काम करा रहे हैं, तो अभी कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से वायरिंग करवाना है तो आप नहीं बात कर पाओगे सही ढंग से, तो उनके बीच क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। आप कहीं पर क्या है ना कि सप्लाई वाला है जो माल सप्लाई कर रहा है, सीमेंट सैंड, उससे भी, उस डिपार्टमेंट से भी आपको कांटेक्ट रखना है अच्छे से। फिर उधर जो चेकिंग करने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला, उससे भी करना है। तो अलग अलग जो भी विभाग हैं, सबसे क्या है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर उपयोग करते हैं। श्रमिकों को अपने काम का पूरा मुआवजा प्राप्त हो। तो सिविल, ये आप देखिए नॉर्मली गांव में भी तो लोग करते हैं ना, लाएंगे लेबर रखेंगे, उनसे काम करवाएंगे और बोलेंगे ठीक है 500 दे देंगे, और जाते समय 400 थमा देते हैं। तो ये गलत बात है। लेकिन सिविल इंजीनियर रहेगा तो उसको पता है इनको कितना पैसा देना है, जो उसका पैसा होगा उसको पूर्ण रूप से उसको पैसा दिया जाए। ठीक है। श्रमिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे, जिससे वह निडर होकर कार्य में जुट सके। तो जब तक एक इंजीनियर उनको मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक जो लेबर वगैरह हैं वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेंगे, उनको डर अंदर बना रहेगा कि यार चौथे फ्लोर पे चढ़े या न चढ़े। तो एक इंजीनियर का ही काम है कि वो अच्छे ढंग से उसको क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, और मोटिवेट भी कर सकता है कि हाँ ठीक है, कार्य करने के लिए ऐसे कार्य कर सकते हो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सुरक्षा के लिए भी दृष्टि से देखा जाता है। ठीक। तो ये समझ में आए सारे पॉइंट, बताइए सारे पॉइंट समझ में आए इधर? एक एक पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए। आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, हर एक देखिए, अ, इससे पढ़ाने से एक एक पॉइंट से फायदा ये आप लोग को मिलता, मैंने नोटिस किया है, हमको खुद याद हो जाता है। और आपको जब ये नोट्स उठाकर खोल कर देखते हो दोबारा, तो आपको वही याद आती हैं बातें जो हम बताए रहते हैं। बताएं गलत कहें तो बताइएगा, वही चीजें याद आएंगी बार बार कि सर अच्छा ये बोले थे, अच्छा इस सिस्टम में ये बोले थे, तो वो दिमाग में आता है, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, निर्माण प्रबंधन के प्रकार। अब देखिए जो भी हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसकी एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन का, और यही पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है 1 से 8 तक। एक चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, बचा 2 से 8 तक। 2 से 8 तक जो चैप्टर पढ़ोगे ना वो यही पूरा पढ़ते हो। मैं बताया भी था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन। तो यही पूरा हम लोग क्या करते हैं 2 से 8 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, जो फंक्शन है, निर्माण प्रबंधन के प्रकार है, कैसे ये ऑपरेट करेंगे हम इसको देखिए। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हमारे जो है ना सबसे पहला आता है प्लानिंग। कोई भी कार्य है, एक अपना एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चीज प्रैक्टिकली दृष्टि से सोचा करो तो अच्छे से आप समझ जाओगे। अपने माइंड में विजुअलाइजेशन लाओ कि क्या प्रैक्टिकली हम सोच रहे हैं। प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल क्या करना है, बनाना है। यदि आपको हॉस्पिटल बनाना है तो आप सोचिए कि क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो आप प्लानिंग करोगे कि हमको क्या बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कितने लोग के लिए बनाना है, वो सारा का सारा प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग करके पूरा एस्टिमेट तो आपको मिला ही होगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि कितने लेबर कहाँ कहाँ लगाने हैं, सबसे पहले किधर से कार्य शुरू करना है, पूरा एक प्लानिंग अपना बना लो। ठीक, फिर एक संगठन बनाओ, ऑर्गेनाइजिंग बनाओ, संगठन बनाओ। संगठन में क्या करो, कितने इंजीनियर लगेंगे, कितने जूनियर इंजीनियर लगेंगे, मेन इंजीनियर तो एक होंगे ही, और कितने सुपरवाइजर लगेंगे, कितने लेबर जो फोरमैन होते वो लगेंगे। तो एक संगठन आपको बनाना पड़ेगा ताकि वो संगठन के साथ पूरी टीम लेकर आप कार्य को संपन्न कर सके। उसके बाद नियुक्तियां, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या हो रहा है कि जो ये ऑर्गेनाइजिंग, जो यहाँ पर आप क्या किए संगठन बनाए हो, उनको क्या करोगे, नियुक्त करोगे अलग अलग कार्य के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा ना। कहीं पर जेई अलग, उनका काम अलग, जो है कहीं पर कटिंग का काम करना उनका अलग, खुदाई का काम, तो सबका अलग अलग कार्य है, तो वहां पर नियुक्त कर दिए। फिर जितने लोग को आप नियुक्त किए हैं उनको आप डायरेक्शन भी तो देंगे ना कि कैसे कार्य को करना है, आपको आपका काम कैसे है, ये कार्य करना है आपको, तो उनको डायरेक्टिंग निर्देशन भी देना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, निर्देश तो दे दिए, काम चालू हो गया। अब उनको क्या करना है, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करना पड़ेगा ना। तो मोटिवेट करने के कई तरीके हैं, या तो थोड़ा बहुत उनकी तनख्वाह बढ़ा दो, सबसे बेस्ट तरीका, और अच्छा काम करेंगे। या तो फिर क्या करो, आप उनको कुछ चीजें ऐसे बताओ कि नहीं ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे। देखिए लाइट इन्वर्टर का फायदा आपको मिला ना, 2 बार लाइट कट चुकी, अभी फिर लाइट कटी हुई है, तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। नहीं तो हम परेशान थे लाइट से, मेन कि माहौल जब बन जाए तो लाइट कट जाए। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर मोटिवेटिंग हो गया, तो मोटिवेट करेंगे तो और अच्छा और वर्क करेंगे और अच्छी क्वालिटी भी आपको देंगे। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग। देखिए काम तो आप करवा रहे हो, लेकिन कंट्रोलिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए आप चेक करोगे ना कि क्या उसमें क्वालिटी आ रही, कंट्रोल सही है कि नहीं। भाई कंट्रोलिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो पता नहीं कितना तेजी से जल्दी से काम करके खत्म कर देंगे और अच्छा काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोलिंग तो कर लिए, फिर कोऑर्डिनेट भी करोगे कि हाँ जो देखो चेक करो कौन कौन सा काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। फिर कम्युनिकेशन, जो भी चीजें उनको बतानी है आप उसमें बता सकते हो। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका 8 फंक्शन है, 8 फंक्शन जो है एक एक डिटेल्स में आपको देखना है, और फिर आगे चल के इसी पर चैप्टर बन जाने हैं और उस पर हम लोग फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। जब हम कंस्ट्रक्शन काम करने जाते हैं तो हमें पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर उस प्रोजेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं, ये 8 स्टेप अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को कि नहीं। कम्युनिकेशन में बातचीत, अलग अलग डिपार्टमेंट से बातचीत। ठीक है, और अलग अलग जो जैसे उनसे बात करना है, जेई से बात करना है, तो कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे, उसके लिए हम लोग डायरेक्शन इसमें देंगे। अभी आगे सारे स्टेप में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो वहां पर समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहीं तक आज क्लास रखते हैं, कल से आगे के ये चलेगा। संडे भले है, क्लास चलेगी। ठीक है, क्लास में कोई असुविधा नहीं होगी, हम ये पूरी हमारी तरफ से कोशिश होगी। ठीक है, पूरी कोशिश हमारी होगी, क्लास बाधित नहीं होगी। रात में अभी क्लास हम लेंगे। ठीक है, आज वहां पर सेंटर लाइन का न्यूमेरिकल करवाएंगे 10
PM पर। ठीक, चलिए 10 बजे रात को कल एक्स्ट्रा क्लास चलाएं। अभी जो चल रही उसको कर लो, तबीयत वैसे भी जान रहे हो, काहे लिए अभी परेशान हो, 2 दिन रुके रहो, फिर एक्स्ट्रा खूब चलाएंगे, हम भी थोड़ा सा वो हो जाए। चलिए कल क्लास चलेगी। हाँ, PDF अपलोड है, ये आप जाकर नोट्स वहां से बनाइए।